हम इस्तेमाल करते हैं उसकी कमेटी का भी चेयरमैन हूँ मैं। तो ये एक चीज़ मैं जो बोलना चाहूँगा वो ये है कि हम लोग कई बार सोचते नहीं हैं, हम लोग ज़्यादातर चाहते हैं कि हम जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे काम कर रहे हैं, वो जगह आलीशान दिखनी चाहिए, अच्छी दिखनी चाहिए, मगर उस चीज़ का हमारे वातावरण पे काफ़ी बुरा प्रभाव होता है। आप ये समझिए कि दुनिया में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो दुनिया में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है उसकी 8% खाली और खाली सीमेंट बनाने से ही बनती है। आप ये समझिए कि हम दुनिया में जितनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जितना मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, उसका आधे से ज़्यादा खाली निर्माण में, खाली कंस्ट्रक्शन में ही इस्तेमाल होता है, चाहे वो पत्थर हो, चाहे कंक्रीट हो। करीब 70% मटेरियल दुनिया का खाली कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होता है। तो अगर हम इस कंस्ट्रक्शन में छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें, दूर से चीज़ें ना लेकर के, अब आप ये सोचिए जैसे हम लोग कहीं भी अपना बाथरूम बनाते हैं, हम चाहते हैं कि मार्बल की फ्लोर हो, उसमें वो मार्बल आएगा राजस्थान से। अब चाहे वो बाथरूम आप मेघालय में बना रहे हो, आप वो मार्बल लेकर के आएंगे राजस्थान से। कई जगह तो लोग कहते हैं इटालियन मार्बल बहुत अच्छा मार्बल है। अब हमको ये समझना चाहिए कि उसको इतनी दूर से लाने में हमने कितना प्रदूषण जो है करा है हमारे वातावरण में, कितनी ट्रकों का इस्तेमाल हुआ है, कितने बड़े बड़े जहाज़ों का इस्तेमाल हुआ है उस सारे सामान को लेकर के आने में। तो हम लोग को थोड़ा सोचना चाहिए, हम लोग को थोड़े पुराने विचारों से सीखना चाहिए कि हम किस तरीके से पुरानी चीज़ें आजकल के हमारे मॉडर्न कल्चर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैं कहीं से बात कर रहा था, उन्होंने कहा आपका घर वगैरह सब वैसे ही बनाएंगे, उसी तरह से मल्टी स्टोरी बनेगा, क्योंकि ज़मीन की भी कमी है। मेरे को ऊंची इमारतें अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जितनी कम ज़मीन पर रह सकेंगे उतनी ज़्यादा ज़मीन हमारे पेड़ उगाने के लिए बचेगी। अगर हम लोग फैले हुए बड़े घरों में रहेंगे तो हमारी उतने ज़्यादा हमें पेड़ काटने की जरूरत पड़ती है। तो ऊंची इमारतों में इतनी बुराई नहीं है, उसके साथ बुराई है कि अगर हम उसके सामने पूरा कंक्रीट कर दें, पेड़ उगाने की जगह ना बचे। तो अगर हम ऊंची इमारतें बनाएं, ऐसे नए तरीके के हम कंक्रीट फिर भी बनाएं और काफ़ी मजबूत कंक्रीट बनाएं, जिससे कि हम 50 मंजिला 100 मंजिला बिल्डिंग भी बना सकें, मगर उसके बाद भी हम लोकल चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि हम लोग इस तरीके की मिट्टी का इस्तेमाल कर सकें जो कि लोकली बन सके, और उस मिट्टी से हम टाइल बना करके हम दीवार पे लगा सकें, मार्बल लगाने के बदले। इस तरीके की कई सारे लोकल चीज़ें होती हैं। हमें राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है, राजस्थान से सारा मटेरियल लाने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान में भी आपने देखा होगा, जहाँ पहाड़ियाँ हुआ करती थी, आजकल पहाड़ियों के बदले वहाँ गहरे गड्ढे हो गए हैं, तालाब बन गए हैं, वहाँ से कुछ पत्थर निकालने को बचा नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ है जो हमको सोचना चाहिए। जब हम कुछ निर्माण करते हैं तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम उस निर्माण को कितने समय तक इस्तेमाल कर सकें। ये नहीं कि हर कुछ साल बाद हमको लगे कि अब पुराना हो गया है, उसे तोड़ करके जो है नया बना देना चाहिए। तो हमें पता है कि हमारे देश में कितने सारे लोग हैं जिनके पास रहने को घर नहीं है, जिनके पास वो सुविधाएं नहीं है जो हमारे पास है। अगर जिन चीज़ों का हम इस्तेमाल करके हम हमारे घर का बार बार जो है पुनर्निर्माण करते हैं, रेनोवेशन करते हैं, वो करने के बदले अगर उस मटेरियल का उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल अगर नए घर बनाने में, उन लोगों के लिए घर बनाने में इस्तेमाल किया जाए जिन लोगों के पास घर नहीं है, तो हमारे वातावरण पे बहुत कम इफेक्ट होगा और हमारी सोसाइटी है वो भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें हमें सोचना चाहिए। कई बार हम लोग बिना कारण के पुरानी इमारतों को गिरा देते हैं, गिराने के बदले अगर हम उनको ठीक करके इस्तेमाल कर सकें। और साथ साथ मैं क्वालिटी की तरफ भी बताना चाहूँगा कि क्वालिटी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि हमारे वातावरण में एक रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर हम पहले से ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनाएंगे तो वो ज़्यादा वक्त तक चलेंगी, तो हमको बार बार उनको रिपेयर नहीं करना पड़ेगा और ज़्यादा चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा उनको रिपेयर करने के लिए। तो सिविल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिविल इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ मैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कुछ चीज़ें ऐसी बतानी चाहिए जो कि हम लोग बहुत ही साधारण समझते हैं, मगर जिस दिन हम ये समझें कि दुनिया में 70% चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं, तो हमको समझ में आएगा कि हमको वो कंस्ट्रक्शन कितना कम करने की ज़रूरत है। यानी कि हम अपने वातावरण पे जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट हो रहा है, आप भूल जाइए कि आप हवाई जहाज में उड़ करके जा रहे हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। आप भूल जाइए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, उसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है। इन सब चीज़ों का और ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है इस कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने जहन में रख सकते हैं और आगे हम लोग उसमें योगदान दे सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से, एक तो थैंक यू इतनी टेक्निकल चीज को इतने सिंप्लीफाई करके हमें समझाने के लिए। और जैसे फॉर कॉमन मैन, अगर कम्युनिटी की हम बात करें
और कम्युनिटी लेवल पे अगर हम कंस्ट्रक्शन या कुछ भी अपने घर में कंस्ट्रक्शन या घर बनवा रहे हैं, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमें कैसे अपने कार्बन एमिशन हम कम करें? ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इस तरीके का ये बहुत दुख की बात है कि इस तरीके के स्केल्स अभी है नहीं। आजकल हम एसी खरीदने जाते हैं तो एसी पे 3 स्टार 5 स्टार लिखा हुआ होता है कि उसमें कितनी बिजली की खपत होगी, एनवायरमेंटल इफेक्ट कितना होगा, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटीरियल्स में अभी ऐसा है नहीं। ऐसी स्कीम शुरू हो रही है। जैसे कि अभी एक रिहा नॉर्म है हमारे देश में, एक IGBC है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इनमें अलग अलग नॉर्म है जिससे कि हम अपने मतलब अपना ग्रीन फैक्टर बढ़ा सके, बिल्डिंग का कितना एनवायरमेंट फ्रेंडली है वो बढ़ा सके। मगर आज भी वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं पहुंचे हैं। हम लोग अभी वो बहुत पुराने स्तर की चीजें सोच रहे हैं। हमको उन चीजों को और ज्यादा मॉडर्न करने की जरूरत है। जो चीजें उनकी रिकमेंडेशन है उसके भी दुगने कदम हम आगे बढ़ा सकते हैं आज की जो रिसर्च है। तो एक बहुत अच्छी बात मैं ये बताऊंगा कि 2-3 दिन पहले, बल्कि शायद कल सवेरे ही इनफैक्ट जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के जितने चेयरमैन हैं उनकी कमिटीज की मीटिंग हुई थी और ये डिसाइड किया गया कि सस्टेनेबिलिटी सिविल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सब्जेक्ट होगा। तो हर चीज में, चाहे सीमेंट हो, चाहे कंक्रीट हो, चाहे स्टोन हो, चाहे पाइप हो, चाहे नल हो, चाहे दरवाजा हो, हर चीज का एक रोल होता है सस्टेनेबिलिटी में। अब एसी चल रहा है, वो दरवाजे ऐसे हैं जिनसे हवा निकले जा रही है तो बिजली ज़्यादा खर्च हो रही है। तो ये सारी चीज़ सबसे ज़्यादा इसको महत्व दिया जाएगा। तो मतलब कुछ सालों में जल्दी ही हमारे पास ऐसे नॉर्म होंगे जिनको हम फॉलो करके अपनी बिल्डिंग को ज़्यादा अच्छा बना सकें। मगर इस समय हम अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये ना बोलें कि हमको यही चीज़ चाहिए जो हमको 2000 किलोमीटर दूर से लानी पड़ेगी, जो हमारे पास लोकली अवेलेबल है। हम ये सोचें कि 150 साल पहले लोग क्या इस्तेमाल करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, क्योंकि 150 साल पहले तो हम उन चीज़ों को इतनी दूरी से नहीं ला पाते थे। तो सबसे तो जो लोकल चीज़ वहाँ पे हमारे पास अवेलेबल होगी उसका हम इस्तेमाल कर सकेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ी उल्टी होती हैं। लोग सोचते हैं कि हम लकड़ी का घर बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन लकड़ी का घर बनाने के लिए हमें अपने पेड़ को काटने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ हमको सोचनी चाहिए। और फिर मतलब ये जो हम सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं ये बुरे मटेरियल नहीं है, लेकिन हमें उन्हें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही हम जो अपने घर का डिज़ाइन बनाएं थोड़ा सीधा बनाएं, जरूरी नहीं कि टेढ़ी चीज़ हो या बहुत लंबे लटक वाले बालकनी हो। ऐसी चीज़ें जब हम बनाते हैं तो उनसे भी बहुत ज़्यादा वातावरण पे इफेक्ट होता है, क्योंकि जितना मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे उसके दुगना मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ता है उन सब चीज़ों में। तो हमारे पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे, साथ साथ वातावरण पे भी कम उसका असर होगा। तो हम ऐसी चीज़ें सोच सकते हैं। अपना निर्माण थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक इस फोरम के द्वारा हम अपने यंग प्रोफेशनल्स को इनवाइट करके जो बिश्नोई कम्युनिटी के या बिश्नोई कम्युनिटी के बाहर के जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनको साथ में जोड़ के वी कैन प्रॉब्ली वर्क ऑन पॉलिसी पेपर आपके सुपरविजन में एंड प्रॉब्ली गो टू IGBC and say कि we want to limit these standards and that could be बिश्नोई कम्युनिटी का एक छोटा सा contribution in the construction sector। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फोरम है उस चीज़ के लिए। जितने प्रोफेशनल्स हैं इस एरिया में, अगर हम लोग साथ में आकर के हम लोग इस तरीके का व्हाइट पेपर बना करके सरकार के पास वापस लेते हैं, बल्कि हमको जाके बोलना चाहिए कि हम लीडिंग रोल प्ले करने को तैयार हैं। एज बिश्नोई हमारे खून में है वातावरण का ख्याल रखना, तो हम लोग एक लीडिंग रोल इस चीज़ में प्ले करें। हम लोग फिर से एक नया आंदोलन इसमें शुरू कर सकते हैं। Yes, thank you so much, Dr. Bishnoi. A big round of applause for Dr. Bishnoi for taking our time हमारे साथ आने के लिए। मैं अपने नेक्स्ट गेस्ट को आमंत्रित करना चाहूँगी, डॉक्टर सुमित दोकिया। Dr. Dokia has more than 20 years of experience working in wildlife of India. He works as a professor in Indraprastha University, Delhi. He has published more than 100 research papers, scientific papers, completed 9 research projects, supported national as well as international forums for wildlife preservation. Worked in Zoological Survey of India from Jodhpur Center, Wildlife Institute of India. Currently working on Godawa conservation and local communities in Jaisalmer. Dr. Bishnoi, we would like to hear from you, your thoughts on the topic. Yes, please. बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी और आपकी पूरी टीम का। ममता जी से मैं पिछले करीब 5-6 महीने से संपर्क में हूँ
बॉम्बे बात होती थी, फिर उन्होंने बोला मैं आपसे वीडियो डिस्कस करके देखना चाहते हैं कि क्या करना चाहते हैं। तो मैं सुमित डूकिया सरनेम विष्णु में भी आपको मिलेगा, डूकिया। तो बेसिकली मैं बाई बॉर्न जाट हूँ और कर्मों से मैं विष्णु से मत दीजिए, आप जाट समझ लीजिए। तो नागौर जिले का मैं रहने वाला हूँ और बचपन से मेरी आदत थी कि बच्चे जब खेलने घूमने के लिए जाते हैं तो मार्केट जाते हैं, तो मार्केट स्कूल की तरफ जाता था। तो मेरा घर शहर के बिल्कुल किनारे पे, जहाँ आप पूरा गोगला कंजर्वेशन रिजर्व हो गया। तो बचपन से मैं वन्य जीवों को देख पता करता था। मेरे पिताजी जूलॉजी के किस पे लिया पहले से कीड़े मकोड़े ये सब देखने का उनको मौका मिला। फिर उसके बाद मैंने अपना सब्जेक्ट भी लिया, तो ग्रेजुएशन के बाद मैं पीएचडी करने लग गया। विष्णु ही दोस्त थे, इसकी वजह से हुआ। और मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जयपाल जानी, अलाई के हैं वो, और अभी वो जज हैं राजस्थान के अंदर। तो साइकिल पे हम दोनों साथ बैठ के और घूमते थे। इसके बाद में हमने मोटरसाइकिल पे बैठ के घूमना शुरू किया और मैंने लगभग नागौर के रोटू से लेके और आपके जारोड़ा तक के सारे गांव देखे, अलाय सथेरन ये देखे। और फिर मैंने पीएचडी करने का सोचा, तो मैंने देखा कि ऐसा मैं एनिमल पे पीएचडी करूं जो मुझे, जैसे हम अगर साइंस की बुक उठा के पढ़ें, जूलॉजी देखें, तो उसके अंदर बहुत सारे सी एनिमल्स दिखते हैं जिन जानवरों को हमने कभी देखा नहीं, उनके बारे में हमें पढ़ने को मिलता है तो समझ में नहीं आते। तो मुझे ये समझ में आया कि जो मेरे साथ में या मेरे पास में जो है मैं उसी जानवर को पढ़ूं। तो पहला मैंने कुर्जा को चुना, क्योंकि वो कल्चर से बहुत जुड़ी हुई थी। कुर्जा पे मुझे गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिलने का पता चल गया, तो फिर मैंने उसको चेंज करके और चिंकारा लिया। और चिंकारा के बाद में जब मेरे टीचर थे, उन्होंने बोला कि अब तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा, इसको तुम्हें सिखाएगा कौन। तो मैं और मेरे गुरुजी दोनों साथ साथ सीखने लगे और जोधपुर यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की। तो फिर जब मैं पूरा, क्योंकि जब चिंकारा है तो आपको बहुत सारे गाँव में घूमना पड़ेगा, और लकीली 1999 में मैंने शुरू किया, 98 में सलमान खान का काम हो गया था। तो एक फेम और फ्रेम और वो गुड़ा विष्णु की मिलने लगी, तो मैंने गुड़ा विष्णु कांकणी, वो बड़ा तालाब, छोटा तालाब और जो सारे आपने किए। और फिर मैंने एक इलाका लिया अलाय, एक सथेरन, एक गोगला कंजर्वेशन रिजर्व जो अभी बन गया, पहले गोगला बीड़ कहते थे उसको, और एक गुड़ा विष्णु लिया। और धीरे धीरे मैंने सारे वेस्टर्न राजस्थान के अंदर गांव में गया। मुझे बहुत सारे विष्णुई लोगों के घर पे मैंने रहा, मैं खाना खाया, सब कुछ किया। उन्होंने बोला, अपने बच्चों को बोलते थे कि भाई आप लोग विष्णुई हो के ये जो नॉन विष्णुई काम कर रहे हो, आप क्यों नहीं करना चाहते। तो मेरे साथ में बहुत सारे बच्चे जुड़े और आज उनमें से 7-8 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने MSc भी जूलॉजी में किए। तो एक इंक्लाइनेशन हुआ उनका मेरी तरफ बढ़ने का। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो विचारधारा है, जो मैं उसको समझने की कोशिश किया, मैं उसको जीने के लिए साथ साथ में उसको लेके चला। और मैंने कम्युनिटी कंजर्वेशन पे बहुत सारा पढ़ाई की। और कम्युनिटी, विष्णुई कम्युनिटी तो कर ही रही है, इस मॉडल को मैं कैसे फिट कर सकता हूँ। तो मैं, आप ये मान के चलिए, जैसे शशांक सर कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के हम काम करते हैं, तो मैं एक ऐसे कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स की स्टाइल में काम करता हूँ कि कौन सी कम्युनिटी के अंदर कौन सा मॉडल मेरा फिट हो सकता है, जो मेरा अल्टीमेट एम है कि वो कम्युनिटी कंजर्वेशन में आए। तो आज की तारीख के अंदर मेरे साथ में जाट, विष्णुई, राजपूत, मुस्लिम, बावरी, भील, जो मुझे मिल जाए कि ये आदमी मेरी बात सुन सकता है, मैं उसके साथ चलना शुरू कर देता हूँ। और धीरे धीरे मैंने, तो मेरे जो यूनिवर्सिटी के काम है वो काम मेरे यूनिवर्सिटी तक ही सीमित रहते हैं। मैं उसके बाद अपने दम पे कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जोधपुर के अंदर मुझे बार बार मौका मिला कई मंचों में बात करने का, तो मुझे सोशल मीडिया के संपर्क में आने से 2-3 यंग विष्णुई लोग मेरे साथ में आए। और 2017-18 के आसपास में राधेश्याम विष्णुई धोलिया के जो है, वो पहले मैं फोन पे उनसे इंटरेक्शन करता था। फिर एक मौका मिला जब साथ में बात करने का, तो मैंने इनको बोला कि तुम्हारे गांव में चिंकारा तो सभी बचा रहे हैं, तुम्हारे पास में एक ऐसी चीज़ है जो और कहीं पे नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या है, उनका गोडाउन है। तो उसने बोला मैं गोडाउन ढूंढ के आपको बताता हूँ। तो राधेश्याम विष्णुई ने गोडाउन को ढूंढना शुरू किया, इनको गोडाउन मिली। फिर इसके बाद मैंने कोशिश किया कि कैसे मैं करके इनका एक मोटिवेशन है, जो ये आग जो जलती है उसको जलती रहना चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे मोटिवेट करना शुरू किया। राधेश्याम को मैं, आप ये समझ लीजिए, मैं पुश तो नहीं कर पा रहा हूँ, पीठ के ऊपर सारा दे के खड़ा हूँ, तुम पीछे मत आना। तो हमने एक छोटा सा गोडाउन कंजर्वेशन प्रोग्राम मॉडल स्टार्ट किया, जो जैसलमेर के अंदर चल रहा है। और लकीली हमारे पास में पूरा एक ऐसा कंसेप्ट आया जिसके अंदर पूरे भारत में या पूरे विश्व में गोडाउन सब जगह खत्म हो गया, पर जैसलमेर में आज भी हमारे पास में हैंडफुल ऑफ नंबर गोडाउन के मिलते हैं। और लकीली बहुत सारे ऐसे गोडाउन हैं जो डेजर्ट नेशनल पार्क जो जैसलमेर का है उससे बाहर रहते हैं। वन विभाग का एक अपना दायरा था,
सस्टेनेबल। मेरा ये मानना है आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा कोई मिसयूज होने वाला वर्ड है तो सस्टेनेबल है। दूसरा वर्ड है कंजर्वेशन। हम एक को बचाते हैं, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमारा पर्यावरण का तंत्र है, जो फूड वेब है, जैसे आज सुबह मंत्री जी बोल के गए थे कि सांप है वो चूहे को खाता है, हम सांप को मार देंगे तो चूहा करेगा। तो ये पूरा जो सिस्टम है उसको बचाने के लिए आपको उसके अंदर ढलना पड़ता है, नहीं कि आप किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एनिमल या स्पीसीज को बचाकर आप उसकी पूजा करने लग जाओ। जब भी आप किसी तो आप नेचर में जो घट रहा है, कई बार हम देखते हैं कि एक शेर ने एक हिरण को मार दिया और बहुत सारे लोगों के बाय डिफॉल्ट आजकल फोन सबके पास होता है तो वीडियो बनते हैं, दिखा रहे इसको बचा क्यों नहीं रहे। शेर अगर घास खाएगा, अगर उसको नहीं खाएगा तो घास खाएगा, घास शेर खा नहीं सकता। तो आपको एक पूरा एनवायरमेंटल पूरे सिस्टम को बचाना, आप उसका एक पार्ट, जैसे मकड़ी के जाले के अंदर बहुत सारे लाइट धीरे धीरे जीने की कोशिश। मैं छोटा सा एक वो पहले वाली फोटो आप दिखाई, शशांक सर में कह रहे थे, ये कहीं का एक फोटोग्राफ है जो मेरे एक दोस्त हैं हमारे ऐसे ओवर साथी हैं जो थार डेजर्ट फोटोग्राफी करके हम लोग ढूंढ ढूंढ के कहीं से फोटोग्राफी करते रहते हैं। ऐसा नहीं है राजस्थान अब, बट फिर भी हमें एक फोटो मिला तो मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर घर का कार्बन फुटप्रिंट क्या होगा। तो हमारा जो कार्बन फुटप्रिंट है, हम जितना उसको मिनिमल रख सकते हैं, मिनिमलिस्टिक जो जितना हमारा कम हो सकता है उतना हम करें तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। हमारा इकोनॉमिकली, आज सुबह हमारे साथी बैठे थे, वो विजय विद्रोह जी बोल रहे थे कि साइकिल पे चलने से इकोनॉमी को बहुत नुकसान होता है। लिटरली मैं कह रहा हूँ, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, आप कॉफी भी 300 रुपए की होती है और आप घर पे या कॉर्नर की दुकान पर पियेंगे तो 20 रुपए या 10 रुपए में आपको कॉफी पिला देता है। तो हम एयरपोर्ट प्लेन में नहीं जाएंगे तो कॉफी वाली दुकान पर तो एक इकोनॉमिकल साइकिल टूटता है। बट क्योंकि इकोनॉमी जो है वो प्रोग्रेस का निशान है, इसको हम प्रोग्रेसिव आदमी नहीं मानते हैं। बट मेरा ये मानना है ये बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और प्रोग्रेसिव आदमी 1 रुपए में ये 80 पैसे बचाता है और हम लोग 1 रुपए में 90 पैसे खर्च करते हैं। तो बचत जो हमारे पूर्वज थे वो ये कहते थे कि आप उतना ही पैदा करो, उतना ही खाओ, उतना ही करो, आपके शरीर को भी नुकसान नहीं पहुंचे। हम लोग ज्यादा करके, आज देखिए अगर दिल्ली में मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। हम लोगों को जितनी कैलोरी खर्च होती है उससे ज्यादा हम खाकर बैठ जाते हैं। एक पिज्जा का, अगर आपने एक पिज्जा नॉर्मल भी खा लिया तो 3 दिन तक डाइजेस्ट नहीं होता, और हम लोगों को लगता है कि एक पिज्जा में क्या होता है तो 2-3 तो खा ही लेते हैं। तो जो मोज़रेला चीज है वो डाइजेस्ट नहीं होता है। इसके बजाय आप कॉटेज चीज खाइए तो जो हमारे घर में पनीर बनता है वो डाइजेस्ट होता है। तो मैं सिंपल सी बता रहा हूँ कि कैसे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। मैंने ये जो आपका विष्णु जो फेथ है, मैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ कि कैसे फेथ का एक मॉडल जो कंजर्वेशन का है वो सब जगह फिट हो सकता है, और मैं इसको धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ। और मुझे लगता है, मुझे अभी तक किसी ने ये, किसी भी धर्म और किसी भी जाति ने ये नहीं बोला कि आप यहाँ पे आकर हमारे सामने ऐसी बात क्यों कर रहे हो। तो एक बात करने का तरीका है, और उनके अंदर उनके साथ बैठ के, उन्हीं के साथ खा के अगर आप उनको धीरे धीरे बताओगे तो धीरे धीरे आपकी बात सुनने लगते हैं। क्लाइमेट चेंज की हम बात बहुत कर रहे हैं, जहां बारिश ज्यादा हो जाती है। अभी आप बेंगलोर देखिए, पूरा बेंगलोर पानी में तैर रहा है, तो हम लोग कहते हैं सब क्लाइमेट चेंज है। तो मैं आप सिंपल से देखने से लेकर कि क्लाइमेट चेंज है क्या। बेसिकली क्लाइमेट चेंज मिनिमम टू मिनिमम 30 ईयर्स का एनवायरमेंटल वेरिएशंस का डाटा है, मिनिमम 30 ईयर्स। आज जो हो रहा है वो 30 साल पहले हुआ है, मतलब हमारे पेरेंट्स या हमारे फोरफादर्स ने जो काम किए उसका भुगतान हम आज कर रहे हैं। आज हम जो करेंगे वो हमारे आने वाली जनरेशन 30 साल बाद में उसको देखेगी। तो जो क्लाइमेटिक साइकिल है, एक तो होता है सीजनल, जैसे मार्च में इस साल हुआ था। अब ये जो इवेंट्स हैं ये बहुत फ्रिक्वेंट इवेंट्स होंगे। पहले ये होता था कि हमारे यहाँ पे आप देखिए, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में आप चले जाइए, बाढ़ कोई नई बात नहीं। हमारे दादाजी और पूर्वजों कहेंगे साहब कोई जमाने में बाढ़ आई थी। अब हर 3 साल बाढ़ आ रही है, हर 5वें साल बाढ़ आ रही है। तो जैसे ममता जी ने बोला कि हमने इतना आगे तक सीमेंटेड कर दिया कि जमीन का पूरा लैंडस्केप का पानी बहने लग गया, पानी रुकता नहीं है। पानी कहीं कोई हमने तालाब नहीं छोड़ा, कोई हमने तालाब की अगोर नहीं छोड़ी, न हमने कोई नदी का वो छोड़ा, रास्ते में हमने नदियों के अंदर घर बना लिए। बेंगलोर पूरा इसीलिए डूब रहा है क्योंकि बेंगलोर के जो डूबने वाले घर है वो सारे तालाबों में बने हुए। जिसने मकान, हम लोग यहाँ पे गुड़गांव में कोई रहता होगा, गुड़गांव में हर दूसरे साल बाढ़ आती है, और महंगे वाले जो लोग हैं, जो वहां का लोकल है, उसका घर नहीं डूबता है,
जो डीएलएफ में या जो बहुत महंगी वाली पॉस्ट कॉलोनी में रहता है उसके बेसमेंट में पानी भरता है। तो जिसने महंगा घर खरीदा है वो आज डूब रहा है, और जो सस्ते घर में रह रहा है वो आज सही है, क्योंकि टाउन प्लानर्स ने या जो परमिशन देने वाली एजेंसी थी उनके बीच में कुछ ऐसा मिसमैच हुआ कि वो परमिशन मिलते भी नहीं। शिफ्ट में भी नेचुरल, हमें लगता है कि ये क्लाइमेटिक वेरिएशन नेचुरल हो रहा है, पर ये नेचुरल का जो नेचर का साइकिल है हमने उसको डिस्टर्ब किया। अब ये बहुत एबनॉर्मली, बहुत एब्रप्टली बिहेव कर रहा है। कब ये ऊपर जाएगा, कब ये नीचे जाएगा, हमें नहीं पता। आप देखते हैं हर साल बहुत गर्मी पड़ती है और हर साल बहुत सर्दी पड़ती है। जो पूरा 4 महीने का जो गर्मी है या 4 महीने जो सर्दी की सीजन है वो आप 5 या 10 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। पूरा मानसून का जो टाइम है वो 3 मंथ या 4 मंथ जो मानसून होता है वो 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन में हो जाता है। जो रेन डेज है वो रिड्यूस हो गए। जो पहले रेन होती थी, लंबी चलती थी, आज वो हमारे पास इतनी चलती। इस साल का ये कहना आ रहा है 10 तारीख के बाद में फिर वापस बारिश शुरू होने वाली है। मैं रोज मेरे पिताजी से घर पे बात करता हूँ। हमारा कोई बहुत ज्यादा खेती वेती का काम नहीं है, पर फिर भी पिताजी हमारे बीच में खेती की बारिश की बात डेली होती है और गर्मी की सर्दी की भी बात होती है। वो ये कहते हैं इस साल लोगों के फल नहीं लगे, मतलब जो फलियां नहीं लग रही, फूल नहीं लग रहे, ये नहीं लग रहा, वो नहीं लग रहा। फूल लगने के लिए भी आपको इंसेक्ट चाहिए, एक पॉलिनेटर चाहिए। हमने अपने साइकिल को इस हिसाब से डिस्टर्ब कर दिया कि न तो पॉलिनेटर बचाए, न हमारे पास में ऐसे कोई पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें हम आर्टिफिशियली पॉलिनेट करा पाए। तो हमारे पास में सीड बहुत है, वैरायटीज हमने बहुत बनाई, पर जो नेचर का काम है वो नेचर करती है, हम लोग नहीं कर पा रहे। फिर ये सब चीजें किस पे प्रॉब्लम करेगी। इस साल आपने देखा गेहूं का प्रोडक्शन सबसे कम हुआ है, क्योंकि जब गेहूं की बाली पकने का टाइम था तब इतना ज्यादा टेम्परेचर हुआ कि गेहूं जितने थे उतने ही सूख गए। तो फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा इश्यू है इस साल। अब जो आने वाला है वो ये कहते हैं सब राइस सिक्योरिटी बहुत बड़ा, राइस नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि राइस उगाने के टाइम पे बारिश नहीं हुई थी, और जो जहां बारिश हुई वहां पे राइस नहीं होता। यूपी बिहार का जो गैंगेटिक प्लान था वहां पे बारिश नहीं हुई, और जब बाद में बारिश हुई है तब वो गेहूं आपका राइस नहीं उगा सकते, पैडी नहीं उगा सकते। तो फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इश्यू हमारे पास आएगा, जो आगे जाके न्यूट्रिशनल क्वालिटी की हम लोग बात करते हैं। न्यूट्रिशनल क्वालिटी, जब हमारे फूड में क्वालिटी नहीं रहेगी, फूड सही से पैदा नहीं होगा, तो न्यूट्रिशन क्वालिटी में फर्क पड़ेगा। ये सिंपल सा टेम्परेचर का वेरिएशन है कि कैसे 1900 से 2000 तक या 2020 तक का डाटा है कि कैसे टेम्परेचर के अंदर धीरे धीरे स्लाइट वेरिएशन है। सुबह मंत्री जी कह रहे थे 1.2, आप ये देखिएगा ये 0.5 है और ये 1 है। ऑन एन एवरेज टेम्परेचर राइज पे है। टेम्परेचर राइज होने से क्या होगा, हम तो एसी लगा के बैठ जाएंगे, पर हमारे जो खेत में जो इंसेक्ट पॉलिनेटर आता है वो नहीं आएगा। हमने एक नेचर के सिस्टम को गर्म कर दिया। अर्बन हीट, सर हमारे शशांक सर बात कर रहे हैं, अर्बन हीट आइलैंड्स हमने पैदा किए। अर्बन एरियाज में इतनी ज्यादा हीट होती है कि आप दिल्ली में अगर आप रात को इवनिंग में रात को 12 बजे भी घूमने आप निकलेंगे आपको ठंडा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि बिल्डिंग हीट जनरेट कर रही है। हर के घर में, हर रूम में एसी है, वो बाहर हवा निकाल रहा है। आप गांव में जाइए, उसी टेम्परेचर में गांव में रोज जो आप कह रहे थे मंत्री जी चांद के नीचे आप सोने वाला है, तो आप अगर खुले में सोएंगे आपको ठीक लगेगा, पर दिल्ली के अंदर ये नहीं हो सकता। ये मैं कुछ बना के लाया हूं कि मेरा फोकस है सिर्फ वेस्टर्न राजस्थान का। अब आप देखेंगे तो कैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल वल्नरेबिलिटी है। वेस्टर्न राजस्थान सबसे ज्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये विकास बहुत अच्छा लगता है, पर ये विकास हमें किस कॉस्ट के ऊपर देना पड़ रहा है। वेस्टर्न राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अकाल के इवेंट आने वाले हैं। अब कब आएंगे किसी को नहीं पता। हमारे यहाँ पे अकाल कई टाइप के होते हैं, गीला अकाल भी होता है। तो जब अकाल जो हमारा फूड प्रोडक्शन नहीं होगा तो अकाल में काउंट होता है। नेक्स्ट, डेजर्ट एरिया के अंदर देखिएगा पूरा, हमने वेस्टर्न राजस्थान से अगर आप देखें तो वर्क फोर्स, पूर्वजों के जमाने में हमारे यहाँ से लोग मालवा जाके सेटल हुए थे। आज हमारे हर गांव से आपको कोई न कोई आपका जाति भाई मालवा में, आपका हरदा, होशंगाबाद आपके इलाके के अंदर आपको गेहूं की खेती करते हुए मिल जाएगा। वो कहेंगे साहब हम लोग 10 पीढ़ी पहले आए थे, 5 पीढ़ी पहले आए थे। आज या आने वाले टाइम के अंदर फिर वापस ऐसा होने वाला है कि हमें वहां से लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से बहुत ज्यादा आंधियां आ रही है या उनकी स्पीड बढ़ जा रही है। और जब भी आंधी आती है, आप दिल्ली में तो स्पेशली आपने देखा होगा, जब भी आंधी आती है इतने ज्यादा पेड़ गिरते हैं, इतनी ज्यादा डालियां टूट टूट के गिरती है कि कौन सी पेड़ के नीचे आप कार खड़ी रखोगे आपको भी नहीं पता वो कब गिर जाए। नेक्स्ट, ग्राउंड वाटर का फिर आप वेस्टर्न राजस्थान का फोकस करके देखिए। ग्राउंड वाटर हमारे यहाँ पे बिहारी जी ने बोला 1200 फीट नीचे हमारा 33 सागर डेजर्ट जो सागर से निकला हुआ है। 33 सागर, हमने सरफेस वाटर के जो हमारे पूर्वजों के जो सिस्टम थे उनको हमने डिसरेस्पेक्ट किया। हर गांव का एक तालाब होता था, पूरा गांव उस तालाब से पानी पीता था और उस तालाब के अंदर कोई हाथ पांव भी नहीं धोता था।
गाय जरूर पानी पी के आएगी, उसमें नहाएगी, भैंस भी जाएगी, सब कुछ जाएगी, पर कभी कोई इतना बीमार नहीं हुआ था कि गांव के गांव मर जाए। आज हमने घर में टैप वाटर आने लगा, इंदिरा गांधी कैनाल की वजह से वेस्टर्न राजस्थान में सब जगह पीने का पानी उपलब्ध हो गया। जो ही हमें फ्री फ्लो वाटर मिलने लगा, जब आप सिर पे उठा के लाओगे आपको पानी की वैल्यू रहती है, जब आप नहीं उठा के लाओगे तो आप नल खोल के बैठ जाओगे, आपको नहीं पता पानी कितना आ रहा है कितना जा रहा है। और हमारे सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, उनको हमने डिसरेस्पेक्ट किया, पूजा करनी छोड़ दी। आज बच्चा जब पैदा होता है कुआं पूजन करते हैं, आज वो हम लोग आरो पूजन कर रहे हैं, क्योंकि न हमारे आसपास में कोई कुआं है, न हमारे पास में कोई मटकी है। ये मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, अगर जाम्बोजी होते या जाम्बोजी का कोई अगर डिपिक्शन करता तो उसके अंदर वो वहां के वाइल्ड लाइफ को भी डालता। तो ये मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था राधेश्याम जी और हमारी टीम के साथ में, कि कैसे जाम्बोजी गोडाउन के लिए कुछ कह रहे होते हैं। ये गोडाउन पक्षी की मैं बात कर रहा हूं, जो अब सिर्फ 130 बर्ड्स पूरी दुनिया में बचे। 130, ये एक स्पीसीज है जो हम लोग स्पीसीज आपके मिशन के अंदर, आई थिंक आपने कहीं पे स्पीसीज कंजर्वेशन की बात की है। जो जीव खत्म हो रहा है, हमें उन जीव पर, मैं आपको वेस्टर्न राजस्थान के अंदर भेड़िया था, भेड़िया सबसे बड़ा टॉप कंज्यूमर था। आज की डेट में वेस्टर्न राजस्थान में भेड़िया कहीं पे नहीं है। क्यों नहीं है? और चिंकारा, दबे मन से अंदर से लोग बात करते हैं, सब चिंकारा हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि पहले जोत ज्यादा थी, खेत बड़े थे, आज खेत छोटे हो गए, और हमारा जो इकोनॉमिक कॉस्ट है उसके अंदर इन्वॉल्व ज्यादा होने लग गया। तो हमें अब लगता है कि भाई खेत में हिरन घुस रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। अगर वहीं पे वुल्फ होते, भेड़िया होते, तो उनको कंट्रोल करके रखते। हमने अपने सिस्टम के अंदर से टॉप प्रेडेटर्स को हटा दिया। अब नीलगाय आप देखिएगा, नीलगाय हर गांव में आपको नीलगाय भयंकर मिलती है, और इतना बड़ा जानवर है जिसको मारने के लिए शेर ही चाहिए, और इसकी वजह से नीलगाय पूरी क्रॉप पेस्ट के रूप में ट्रीट होने लगी। ओरन की मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी हमारे साथियों को बता रहा था कि कैसे कल्चर और ये सब चीजों को मैं आगे ले जाने के लिए हम लोग कुछ कोशिश कर रहे हैं। तो आज की तारीख में भी हमारे यहाँ पे एक मूवमेंट, आज भी हमारा मूवमेंट चल रहा है, हमारे साथी कुछ लोग कर रहे हैं। जैसलमेर में हमने राधेश्याम जी और इनकी पूरी टीम के साथ में मिलके मुझे भी हमारे साथ में खाता नंबर 1 में ओरन की जमीन को, गोचर की जमीन को आप गवर्नमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में दे नहीं सकती, पर आज आप उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा यही जमीनें गई है। तो गोचर की आपने दे दी, अब गाय कहां चरेगी? और ओरन के अंदर जब आप रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, ये ऐसी जो 2 जमीनें मैं जिनका नाम ले रहा हूं, ये विलेज कॉमन्स हैं, ये पास्चर लैंड्स हैं। ओरन में रिलीजियस एंगल आ जाता है, गोचर के अंदर गायों और इनके चरने के लिए आते हैं। ये 2 जमीनों की जो कैटेगरी थी, हम गोचर को छोड़ दें, ओरन की देखें तो आज वेस्टर्न राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा, क्योंकि गवर्नमेंट की लैंड है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड, जैसलमेर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो 15-20 पेज आगे पीछे करते हैं और आधा ओरन काट देते हैं, आधा ओरन बंजर जमीन में या नॉन कल्टिवेबल कैटेगरी में डाल देते हैं, और सोलर कंपनी को दिल्ली में या जयपुर में बैठ के वो जमीन कौड़ियों के भाव पे दे दी जाती है। और वो जब कंपनी जमीन पे आती है, तब गांव वाला कहता है साहब हमारी जमीन पे आप ये अब ओरन क्यों कर रहे हो, आप ये क्यों कर रहे हो, आपके सोलर प्लांट क्यों कर रहे हो? तो कॉन्फ्लिक्ट इन बिटवीन कम्युनिटीज एंड डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स का आ रहा है। और जयपुर में और सब जगह आपका देखेंगे कि गवर्नमेंट, चाहे कोई भी सरकार हो, कई सालों से प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को डेवलपमेंट चाहिए, और डेवलपमेंट के लिए हमें ग्रीन एनर्जी, जो अभी कार्बन का हम लोग लाइफ और ये सब जो बातें कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। पर हमें एक अंदर बैठ के मनन करना होगा। 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, जैसे मैं आपको छोटी गैदरिंग बता रहा हूं, हमें अपने आप को क्रिटिसाइज करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपके 5 साल की सोच से या 10 साल की सोच से 50 साल का नुकसान तो नहीं हो रहा है। ओरन, ये आपका जो सोलर प्रोजेक्ट्स आ रही है, ये सारी की सारी ग्लास प्लेट्स हैं, कांच की प्लेट से टेम्परेचर राइज करती है वहां का। मैं आज आपको बता रहा हूं, जैसलमेर का, बीकानेर का, आप खजूर का जो प्लांट, जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया। खजूर को पोलिनेट करने के लिए बीज चाहिए, मधुमक्खियों का चाहिए। मधुमक्खी का आधा डिग्री टेम्परेचर भी अगर आपने वेरिएशन कर दिया तो मधुमक्खी का छत्ता आपके घर से चला जाएगा। तो जब हमारे यहाँ पे पोलिनेटर्स नहीं रहेंगे तो जो आपका कहां से ये सब प्रोडक्शन होगा? पास्चर लैंड्स, सोर्स ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ओरन क्या है हम सब लोगों को पता, आपका हरियाणा में हो सकता है देवबनी या कुछ कहते होंगे, यूपी में कुछ और नाम कहते होंगे, पंजाब का आज आपने एग्जांपल लिया कि साहब पंजाब में पानी आने से ये हो। आज आप देखिएगा पंजाब में कहीं पे भी कोई भी नेशनल पार्क और सेंचुरी इतना बड़ा नहीं है कि आप देख सको उसको, और खेत की मेड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, गेहूं उगाना है उनको, चावल उगाना है उनको। तो आपके पास में जमीन ही एक ऐसी चीज है जो बढ़ नहीं सकती, बाकी सब बढ़ सकता है।
ये आपके कॉल फॉर एक्शन है, ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी वेरी रिलेवेंट, एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज वर्किंग इन विथ एनीवेयर एट अ लैंडस्केप लेवल, आप किसी भी इस एंगल किसी भी पॉइंट को आप देखेंगे आप उसमें कहीं ना कहीं फिट पाते हैं। तो मैं जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं उसके अंदर मैं आपको ममता जी को पहले अंदर सब जगह पेड़ लगते हैं या सड़क बनती है, तालाब खोदे जाते हैं, वहां पे सेवन घास का मैदान बनाया जा रहा है। अब वो कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं ये उनकी सोच है, पर आप वहां पे उस लैंडस्केप को रिस्टोर कर रहे हो नेचुरली, न कि वहां पे आप टोटल्स का प्लांटेशन कर रहे हो या नीम का प्लांटेशन कर रहे हो या कोई 25 आपने वैरायटी के पौधे लाके आपने लगाना चालू कर दिया। जो जिस लैंड का स्पीसीज है उसको आप रिस्टोर करिए, तब जाके आपका का प्रोग्राम साइंटिफिकली, रिलीजियसली, इकोलॉजिकली सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज हम इकोलॉजी के साथ में बहुत बड़ी छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज हम जिसकी कॉस्ट भुगत रहे हैं, आने वाले टाइम में ये कॉस्ट मल्टीपल टाइम जाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी आपका। थैंक यू डॉक्टर धूकिया। आई थिंक आपने जो प्रेजेंटेशन दिया और जो आप काम कर रहे हैं बिश्नोई समाज के लिए बहुत बहुत रेलेवेंट है, और मैं चाहूँगी कि आगे हम इस फोरम के थ्रू जो काम करें वो आपसे जुड़कर करें, आपके एक्सपीरियंस को अपने साथ लेकर करें, और इसके लिए आपका पूरा सपोर्ट हमें चाहिए होगा आगे भी। विदाउट फर्दर अड्यू क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर प्रगतीश को, जो वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो दिल्ली। क्योंकि बिश्नोई समाज वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़कर वाइल्ड लाइफ संरक्षण में इतना काम कर रहा है, आई थिंक वाइल्ड लाइफ क्राइम ब्यूरो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in putting the pieces together for the Bishnoi principles. So welcome Pratish ji, and we'd like to hear from you how Wildlife Crime Bureau can help the Bishnoi community take the Guruji's preachings forward. Thank you. Thank you, ma'am. And I'd like to thanks for Mamta for inviting WCCB also. As told, I am Dr. A. Pragadish, Wildlife Inspector from Wildlife Crime Control Bureau. ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्था है। बेसिकली हम लोग काम करता है इंटेलिजेंसी और इन्वेस्टिगेशन में काम करता है। कैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, मोस्टली हम लोग काम करता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आप लोगों को पता है वाइल्ड लाइफ एक्ट में हम लोग एम्पावरमेंट दे रखा है। वी वर्क थ्रू आउट पैन इंडिया। हमारा ऑफिस है दिल्ली में, हेडक्वार्टर्स है, एंड इन रीजनल ऑफिस सिट्स इन नॉर्दर्न रीजन ऑफिस इज इन दिल्ली। हमारा बॉम्बे में ऑफिस है, कलकत्ता, चेन्नई एंड जबलपुर में ऑफिस है। थ्रू आउट इंडिया में हम लोग काम कर रहे हैं ओनली ऑन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड अपार्ट फ्रॉम द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ enforcement agency. It could be forest department, police or border unit organization where the कई स्मगलिंग का चांस ज़्यादा है, उसी जगह में हम लोग का यूनिट्स है। जैसे अटारी होगा, सोनाली बॉर्डर होगा, जैसे वहाँ पे जो जो जगह से इंडिया से जो जानवर का चीज़ है जो स्मगलिंग हो सकता है उसी जगह में हम लोग ऑफिस है। और जो पैरामिलिट्री एजेंसी है, इन्फोर्समेंट एजेंसी वहाँ पे है, उनको हम लोग ट्रेनिंग भी हम लोग देता है। सो कैसे कैसे मोड ऑफ अपेंडिक्स, कैसे स्मगलिंग होता है, क्या क्या चीज़, क्योंकि मतलब लोग का भी इन्फोर्समेंट एजेंसी का ज़्यादा आइडिया नहीं होता क्या चीज़ कैसे कैसे स्मगल होता है, क्या क्या चीज ट्रेड में है। सारे लोग का जानता है वो कि टाइगर, हाथी दांत यही है, और भी इसके अलावा और भी छोटा छोटा जानवर का कई चीज है, लेसर नोन स्पीसीज कहता है। छोटा छोटा जानवर का कई चीज है, जैसे हम लोग का काफी सांडा है, स्पाइन लिजर्ड का है, और उसके अलावा तो इंडियन मॉनिटर लिजर्ड, उसका कई चीज का बॉडी पार्ट्स हत्ता जोड़ी के रूप से कई चीज बेचता है। और इंद्र सी फैंस कई चीज का है, उसका क्या क्या चीज से स्मगलिंग में है, उसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है, कहाँ कहाँ पे स्मगलिंग का चांस है, कैसे है, हम लोग ने कैपेसिटी बिल्डिंग देता है उसमें। सुबह ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं। आप एक मंथ पहले ममता ने मेरा ऑफिस आया, मैंने सभी डिस्कस किया था हम लोग इसका कैसे लेके जा सकता है करके। हम लोग इतना साल में WCC भी हम लोग ट्रेनिंग देता, फॉरेस्ट एंड पुलिस की ट्रेनिंग देता, जो हमारा विनोद जी भी यहाँ पे बैठा है था, एक बार हमारा ट्रेनिंग भी अटेंड किया था। हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मेनली कैपेसिटी बिल्डिंग देता है, इंटेलिजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल का भी हम लोग काम करता है, लीगल में भी ट्रेनिंग देता है, सब कैपेसिटी बिल्डिंग में कैसे कोर्ट में प्रोड्यूस करना ये है।
और उसके अलावा देन हम लोग अभी मूव कर रहे हैं जुडिशियल ऑफिशियल का भी मूव कर रहे हैं, क्यों मतलब में जितना भी आप लोगों को केस है वाइल्ड केस है, आप लोग मेहनत किया, पकड़ा है, वो कार्रवाई किया, उसमें क्या होता है जुडिशियल ऑफिशियल का सेंसिटेशन है ही नहीं ज्यादा, उन लोग सोचा थी कि ये तो जानवर है, जानवर का तो मर गया, मरा जानवर का क्या इंपॉर्टेंस है करके। सो जैसे ह्यूमन का इंपॉर्टेंस दे रहे, ह्यूमन क्राइम का इंपॉर्टेंस दे रहे, उतना इंपॉर्टेंस वाइल्ड लाइफ क्राइम का नहीं दे रहे, उसका अभी प्रोसेस हुए। सो उनका भी हम लोग स्टेप्स लेके जा रहे हैं, हम लोग जुडिशियल अकेडमी हम लोग जा रहे हैं, जैसे दिल्ली द्वारा काम हम लोग करता है। सो रिसेंटली हम लोग बात किया राजस्थान के लिए जोधपुर जुडिशियल अकेडमी भी हम लोग बात कर रखा है, नवंबर में हम लोग प्लान कर रहे हैं जुडिशियल ऑफिस का भी सेंसिटाइज करने के, तो हाउ इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ इज। ये तो नहीं सिर्फ जानवर तो सिर्फ मेरे लिए चाहिए और विष्णु के लिए चाहिए, और ये आपके लिए भी चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड योर किड्स एंड एवरीथिंग। जैसे सुमित जी ने बोला है जो आजकल हम लोग ने इम्पैक्ट देख रहे हैं तो वो 30 साल का पूरा पहले का इम्पैक्ट है जो लोग ने किया है। सो आज जो हम लोग जो एग्जिस्टिंग जानवर बचा है, जैसे ही टोल्ड 130 बर्ड्स आर लेफ्ट इन द वाइल्ड ऑफ इंडिया, सो उसका बच्चा नहीं के लिए, इसके अलावा और भी कई जानवर है, उसके अलावा इंपॉर्टेंट से बता के सो आप जो भी वाइल्ड लाइफ केस आ रहे हैं, जैसे ये सोचो मत ये स्पेनिटल लिजर्ड है, शेड्यूल 4 है, इसका तो ठीक है इसका मार दे, सोचे कि 2000 या 5000 से डाल के उसका कदम करो, ऐसे मत नहीं, हाउ इंपॉर्टेंट उसका भी हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। यस ऑफ कोर्स नेक्स्ट व्हाट आई एम प्लानिंग आल्सो आई विल टेक दिस फॉरवर्ड टू माय डिपार्टमेंट आल्सो, जो विष्णुवी की कम्युनिटी का लोग का भी हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। एक कार्यक्रम हम लोग ने ऑलरेडी किया तो है, हमारा विनोद जी का साथ में हम लोग हरियाणा का जो विष्णुवी लोकल कई लोग अटेंड भी किया है, हम लोगों ने एक सेंसिटाइजेशन ऑर्गेनाइज किया है। सो अभी हम लोगों ने प्लान कर रहे हैं 2 days कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रॉपरली फुल कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर विष्णु को, एंड आप लोग का तरफ से कुछ एडवोकेट का भी हम लोग कैपेसिटी बिल्डिंग करें। क्यों मतलब ना अभी मेरे को पता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थैंक यू, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कई लोग का कमी है, क्यों मतलब उनका कागज बनाने में दिक्कत आता है, ये नहीं बोलूंगा उनका नहीं पता नहीं आता करके, उनका ना सेंसिटाइजेशन है ही नहीं, उनका जानकारी नहीं, उनका क्यों मतलब उनका पूरा पहले काम देखेगा ना, उनका पेड़ लगाना है, ये है मैनेजमेंट, यही चीज है। जब भी वन्य जीवन का क्राइम बढ़ रहे हैं उनका तो ऐसा उन्होंने इग्नोर करता है, ठीक है ये दिक्कत होता है ये होता है। सो हम लोगों ने ये प्लान किया है, जो विष्णु कम्युनिटी का एंथुसियास्ट लोग है, जो एक्टिविस्ट है और उनका एडवोकेट्स लोग का भी आप लोगों के सामने लेके आएगा, हम लोग उनका भी ट्रेन कर, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस तो किया है, हम लोगों ने प्लान किया था, डेफिनेटली वी विल बी डूइंग। सो आपका विष्णु लोग का वॉलंटियर्स एंड द एडवोकेट्स, सो उनका हम लोग बताएगा कौन सा सेक्शन में कौन सा पावर है, क्यों वाइल्ड लाइफ एक्ट इतना पावरफुल एक्ट है, आप मांग नहीं सकता, इतना पावरफुल एक्ट है, उसका सही चीज में हम लोग संभाल नहीं करता, सारी चीज में अपना संभाल करें। जो आप लोग पता है जैसे जैसलमेर का नेशनल पार्क के अंदर ने कुछ ने जाके पत्ता भी उठा देगा ना, वो लकड़ी भी उठा देगा ना, 3 साल का नॉन अवेलेबल ऑफेंस में बुक कर सकता। आप नेशनल पार्क के अंदर कोर एरिया के अंदर जाके किसी ने जो एक पत्ता भी उठा दिया 3 साल का जेल में कर सकता, वो लागू नहीं करता, क्यों मतलब लोग का पता नहीं, क्या सेंसिटिव पता नहीं, उसको तो हम लोग ये रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग का वॉलंटियर करके ना, आप लोग एडवोकेट्स जो लाएगा ना, सो हम लोग को समझाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट का जो जगह में है उनका समझाना पड़ेगा, भाई ये ऑफेंस है, ये अपराध है, ये सेक्शन है, इसका सेक्शन बताएगा ना, जो सरकारी ऑफिसर भी उसका पीछे हट नहीं सकता, क्यों मतलब उनका ड्यूटी बनता। मैं भी सरकारी ऑफिस में तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो काम नहीं कर रहे, ये काम नहीं कर रहे, उनका सेंसिटाइजेशन जरूरी है। सो WCC की तरफ से हम लोग ये कर सकता है, जो हम लोग का वॉलंटियर लोग का भी और जो एडवोकेट्स लोग का भी हम लोग जरूर सेंसिटाइजेशन करके, सो आगे कैसे उसका जो एग्जिस्टिंग जानवर का कैसे बचा सकता है, उसमें हम लोग जरूर हम लोग ने मदद कर सकता। सो इससे तो मैं थैंक यू करके फिर मैं अभी मेरे शॉर्टली में खत्म करूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रगतीश जी। आई थिंक हमारे बिश्नोई समाज के लोग तो पहले ही सेंसिटाइजेशन में और एडवोकेसी में काफ़ी अग्रिम रहे हैं हमेशा, तो आपको हम कहीं पीछे नहीं दिखेंगे इस काम में। आपको जब भी सेंसिटाइजेशन की, एडवोकेसी की या कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की बात आए तो ये फोरम आपकी सहायता करेगा, आपके लिए हमेशा आगे खड़ा रहेगा उस काम में। आगे कार्यक्रम में मैं अपने अगले पैनलिस्ट को इनवाइट करना चाहूँगी। ये श्री विजय विद्रोही जी जो कि एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं ABP न्यूज़ में, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और बिश्नोई समाज के सारे कामों में उनको सपोर्ट किया है अपनी पत्रकारिता के थ्रू। थैंक यू सो मच विद्रोही जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। भोजन का वक्त हो रहा है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, मुझे पता है। कुल मिलाकर थोड़े से पॉइंटर्स, छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, और जो मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं, जो मैंने स्टोरीज़ की पर्यावरण को लेकर, उन चीज़ों को लेकर। अभी इंग्लैंड की महारानी का देहांत हो गया, वहाँ कहा जाता है कि द किंग इज़ डेड, लॉन्ग लिव द किंग।
राजा मर गया राजा अमर रहे। तो यही चीज क्लाइमेट चेंज पर भी कही जा सकती है कि दुनिया प्रदूषित हो रही है और हम सम्मेलन कर रहे हैं, करते रहे सम्मेलन। लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट यह है कि जब तक आप सम्मेलन कर रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं, एक छत के नीचे इकट्ठा है, तब तक आप दुनिया को संवरने की, बदलने की एक शिद्दत है आप में। मजाज साहब का एक शेर है कि बड़ा मुश्किल है इस दुनिया का संवरना, बड़ा मुश्किल है इस दुनिया का संवरना, ये तेरी जुल्फ का पेचो खम नहीं है। यानी महिलाओं के जो बाल अड़ जाते हैं तो वो कंघी से जो पेच निकालती हैं, तो बड़ा मुश्किल है इस दुनिया का संवरना, ये तेरी जुल्फ का पेचो खम नहीं है। तो पर्यावरण सुधारना भी पेचो खम नहीं है। दो चीजें साफ हैं कि मुझे लगता है कि झाड़ू लगाकर कोई शहर साफ नहीं किया जा सकता। किसी को मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि झाड़ू लगाकर आप शहर साफ कर देंगे। आपका सॉलिड स्टेट वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, तमाम चीजें आपकी उसमें लागू होती हैं। दूसरा, बिना R&D के, बिना नई तकनीक के, बिना शोध किए आप प्रदूषण का लेवल कम नहीं कर सकते। आपको यह मानकर चलना होगा। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात होती है तो मानक बदले, गैस जैसे पहले फ्रिज में गैस किस तरह की थी, फिर किस तरह की हुई, अब उसके बाद आप गाड़ियों के जो मानक यूरो 6, यूरो 7, आजकल क्या चल रहा है, यूरो 7 चल रहा है, 6 चल रहा है, पता नहीं मुझे। तो ये चीजें जब, और ये तकनीक कोई दुनिया की कोई विकसित देश जिन्होंने दुनिया का कबाड़ा किया, वो हम जैसे विकासशील या अर्ध विकसित जितने और दूसरे देश हैं उनको देने वाले नहीं है, आसानी से देने वाले नहीं है। उसके लिए बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने की जरूरत है। 2009 में शायद नहीं, 2007 में मैं, मनमोहन सिंह अमेरिका गए थे, तब मैं भी उनके साथ था पत्रकारों के उसमें। तो वहां पर कुछ लोगों से बात हो रही थी व्हाइट हाउस के उधर, तो उन लोगों का भी कहना था कि अमेरिका बड़ा बढ़िया देश है, ऐसे खाली मतलब सस्ते में कुछ नहीं देता, बदले में आपसे मांगेगा, और हमको भी अपना, सबको, दुनिया को अपना हक मांगना है। 3 चीजें और छोटी छोटी, मैं बहुत ज्यादा विस्तार से नहीं जा रहा, कि अभी कहा गया कि साहब हमारे यहाँ तो पीपल की भी पूजा होती है, माँ को गंगा माँ कहा जाता है, यमुना माँ कहा जाता है। तो मैं गोमुख गया था, भव्य जानता है, बहुत साल पहले मैं गोमुख गया था स्टोरी करने। तो वहां पर गोमुख पे मुझे एक अमेरिकन लोग मिले, मतलब इंडियन थे जो अमेरिका में सेटल्ड थे। उनमें से एक लड़के से मैं बात कर रहा था, तो उस लड़के ने जो मुझे कहा वो चौंकाने वाला था। उस लड़के ने मुझसे कहा कि सर, हम हमारे यहां अमेरिका में नदियों को मां नहीं कहते, हम नदी को मां नहीं कहते, हम नदी को पूजते भी नहीं है, लेकिन हम नदी साफ रखते हैं। अब इससे बड़ी बात क्या होगी, नदी हम साफ रखते हैं। दूसरा एक उदाहरण है छत्तीसगढ़ का, हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी, वो बस्तर में नक्सलियों के बीच में एक आदि वो चलाते हैं अपना, वो आयुर्वेदिक हर्बल वो सब बनाते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिएगा उनका, बहुत आप जानते हैं। तो उनसे बात हो रही थी, एक बार मैं गया था वहां पे, तो उन्होंने कहा साहब कि जो अंग्रेज थे इनको जंगल काटने थे, तो जंगल काटने के लिए उन्होंने क्या किया, जंगलात महकमा बना दिया। अब 1947 में देश आजाद हुआ तो जंगलात महकमा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो पेड़ काटने के लिए बनाया था। आप उन्हीं आदिवासियों को सौंप दीजिए, वो संभाल लेंगे जो उससे पहले भी संभालते रहे। तीसरा है, एक स्टोरी मैंने की थी, अभी बहुत बात हो रही है चेंज की और कैसे लोग उदाहरण पेश कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण बलवीर सिंह सींचेवाल का है। मैं उनके यहाँ गया, वो कपूरथला में उनका है। एक काली नदी बहा करती थी, तो बिल्कुल सड़ी गली, बिल्कुल बदबूदार नदी का हो गई थी, उसको उन्होंने रिवाइव किया। संत हैं, गुरुद्वारा है उनका, तो उनसे बात हुई सुबह, दिन भर मैं उनके साथ था, स्टोरी कर रहे थे उनके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, वहीं गुरु नानक देव जी वहीं किसी वक्त, अपने वक्त में उन्होंने शायद बैठकर वहां तपस्या की थी या कुछ था उनका कंट्रीब्यूशन, तो उसका इस्तेमाल किया उन्होंने और कहा कि ये इन गुरु नानक देव जी की पूजनीय भूमि है, पूज्य भूमि है, और देखिए, और ये नदी सड़ रही है, तो आप कर क्या रहे हैं। तो सामूहिक पार्टिसिपेशन हुआ और नदी साफ हो गई। मेरे सामने उन्होंने पानी लिया एक गिलास में और पी के दिखाया, और मुझसे कहा कि आप भी पियो, और बिल्कुल पानी साफ था वो।
आसपास प्रोडक्शन बढ़ गया। कैसे जुड़े गांव वाले कि प्रोडक्शन बढ़ गया, एक फसल जहां होती थी 3 फसल होने लगी। फिर अपने गांव ले गए, छोटा सा गांव उनका सींचेवाल। उस गांव में उन्होंने क्या किया कि नालियां बना दी अपने पैसों से, थोड़ा पंचायत का पैसा लिया, पक्की नाली बन गई। पक्की नालियों का सारा पानी, गली जो हर घर का पानी एक छोटे से तालाब में जाने लगा। उससे पहले फिल्टर किया गया, फिल्टर वाले जिसमें अखबार हैं या पुराने अखबार हैं, पुराने कपड़े हैं, ये सारी चीजें फिल्टर हो गई। फिर एक सेकंड फिल्टर जिससे और महीन फिल्टर हुआ। फिर उस पानी में कोई एल्गी ट्रीटमेंट था, हफ्ते 10 दिन वो रहता था, फर्मेंटेशन होता था और पानी साफ हो जाता था और वो फसलों में काम आता था। तो गांव वालों ने कहा साहब हम तो इसलिए जुड़ गए कि एक तो हमारे घर साफ हो गए, मुफ्त में नालियां बन गई, ऊपर से हमारी फसलें ज्यादा हो गई। तो अर्थ से भी जोड़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी है ये, इससे भी जोड़ना पड़ेगा। और प्लस धार्मिक संत समाज का जैसे उन्होंने फायदा उठाया, वो सोसाइटी के हित में उठाया, समाज के हित में संत समाज का फायदा उठाया। मुझे लगता है वो एक बड़ा आदर्श उदाहरण हो सकता है। हमने स्टोरी की, उसके बाद नमामि गंगे से आप जुड़ी हुई थे, उमा भारती होती थी, तो उमा भारती ने हमारी स्टोरी देखी और उन्होंने कहा कि ये जो गंगा किनारे 5000 गांव कुछ उन्होंने किए थे कि उन गांव में हम सिंचे वाला जो फॉर्मूला है वो लागू करेंगे और अपने लोग भेजे वहां पर ट्रेनिंग के लिए, जहां से वो ट्रेनिंग करके आए कि कैसे, फिर बाद में आप जानते हैं सरकारी है कैसे क्या हो जाता है, वो कहानी अलग है। नमामि गंगे पे मैंने भी बहुत काम किया, मैंने एसटीपी से लेकर कहाँ एसटीपी बन गए, कहाँ कैचमेंट एरिया में एसटीपी बन गए, बाढ़ में बह गए, कहाँ कितने एमएलडी का चाहिए था प्लांट, कितने सारा पॉलिटिकल चक्कर चला अपने अपने लोगों को, जहाँ अगले 50 साल का ध्यान रखना चाहिए था, अगले 20 साल का ध्यान रखकर एमएलडी इतना हो गया, आप जानती हैं सब, अभी कुछ बोलेंगे नहीं। तो ये सारी चीजें हैं सर। अभी खेजड़डी की बहुत बात हो रही थी, तो मैं अभी बैठे बैठे सोच रहा था कि अमृता देवी, उनको 300 साल पहले ये सब करने की क्या जरूरत थी। 363 लोगों की मौत हुई, कुर्बानी हुई, शहीद हुए। भाई उस समय तो टेलीविजन चैनल भी नहीं होते थे, अखबार भी नहीं होते थे कि टेलीविजन चैनल में ब्रेकिंग न्यूज छपे चल जाएगी। उस समय कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी नहीं हुआ था, कोई प्रदूषण भी नहीं था। मेरे ख्याल से पेड़ भी अच्छे खासे होते होंगे, क्योंकि जो मैंने अकबरनामा में पढ़ा है कि अकबर ने राजस्थान में उसका गैंडे का शिकार किया था, कहीं मैंने ये पढ़ा था, यानी जंगल होगा, दलदल होगी, कुछ हरियाली होगी। तो वो एक कमिटमेंट था और यही कमिटमेंट मुझे दिखता है विष्णुई समाज में। जब हम सलमान खान की स्टोरी करने गए, मुझे लगा एक गांव के लोग हैं, खासतौर से वो जो कंकाणी का शायद है, कंकाणी वहां, तो जहां वो 2 गवाह थे, मर गए अब शायद 80 साल, उस समय भी काफी बुजुर्ग हो गए, तो वो बदले नहीं, इतने साल में नहीं बदले और बयान दाएं से बाएं नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे रटा हुआ हो बिल्कुल, मतलब कुछ। अब मुझे लगा दबाव पड़ा होगा, पैसा भी देने की पेशकश हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद अगर गांव का आदमी नहीं बदलता है तो बड़ी बात है, उसका वो वही कमिटमेंट दर्शाता है। आखिर मेरे थ्रू भी, सलमान के कुछ लोगों ने मेरे थ्रू भी विष्णुई समाज तक संदेश भिजवाया था, जो मेरी किताब में भी जिक्र है, कि कहा गया कि साहब कुछ नहीं कहो, सलमान से कहो कि एक सोने का, एक मंदिर में सोने का मृग चढ़ा दे, बात दाएं बाएं हो जाएगी। तो ये बात मैंने सलमान के कैंप में पहुंचाई भी, जो मुंबई के जो फिल्म के जो रिपोर्टर थे, जो उनसे ज्यादा परिचित था सलमान के लोगों से। तो सलमान को ये बात, अरबाज को ये बात पसंद भी आई। उसने कहा अरे तो ठीक है, पाप का पाप भी कट जाएगा और मामला भी खत्म हो जाएगा और विष्णुई समाज मुकदमा वापस ले लेगा। लेकिन वो जो वकील साहब हैं, आप जानते हैं, जो इन्वॉल्व रहते हैं, उन्होंने कह दिया नहीं, ये तो कन्फेस करना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा कि आपने अपराध कबूल कर लिया। और विष्णुइयों का क्या भरोसा, मुकदमा वापस नहीं लिया तो। और आखिर किस समाज से बात हो रही है, मतलब कौन प्रतिनिधि, कौन से हैं, क्या है वो सब। खैर वो मैं दाएं बाएं में नहीं जाना चाहता, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। चलिए छोटे में बात खत्म करते हैं। मीडिया की बात हो रही थी, अभी जो मुझसे सुमित जी पूछ रहे थे
कि आप क्या करते हो, आप एनवायरनमेंट बीट है क्या आपकी। देखिए किसी भी चैनल अखबार में बीट होती है, पॉलिटिकल बीट होती है, क्राइम की बीट होती है, बीजेपी कोई कवर करता है, कोई कांग्रेस कवर करता है, कोई पीएमओ कवर करता है, कोई एंटरटेनमेंट करता है, लेकिन एनवायरनमेंट हमारे यहाँ बीट नहीं है, कोई बीट ही नहीं है एनवायरनमेंट नाम की, माना ही नहीं जाता। और दिखा भी दिया जाए तो कोई देखता भी नहीं है, क्योंकि हर आदमी को लगता है कि पर्यावरण बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा काम थोड़ा है। दुनिया गर्म हो रही है तो मैं क्या कर सकता हूं यार, ये तो सरकार करे, वैज्ञानिक करें, R&D वाले करें। वैज्ञानिक कहते हैं हम क्या करें, हमारे पास पैसा ही नहीं है, R&D में आप पैसा ही नहीं देते, कोई नई टेक्निक के लिए हमें कोई काम करने का मौका ही नहीं देते। सरकार कहती है हम क्यों पैसा लगाएं, ये तो चुनाव का कोई मुद्दा ही नहीं है, वोट तो मिलता नहीं है। भाई मैं साफ हवा दूंगा, वोट दो, कोई नहीं देगा वोट। मैं घर में पानी पहुंचा दूंगा, आपको 4 वोट मिल जाएंगे, चाहे वो प्रदूषित ही क्यों ना हो या आधा प्रदूषित ही क्यों ना हो, 4 वोट मिल जाएंगे। लेकिन आपको जोड़ना पड़ेगा लोगों को उस रूप में। मुझे लगता है कि तब चीजें, अब मैं जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात, ये इकोनॉमिक टाइम्स में एक खबर छपी थी, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम इस खबर में कितनी सच्चाई है, लेकिन ये खबर ये कहती है कुछ दिन पहले की कि बाइडेन ने $740 बिलियन का एक पैकेज दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने पर्यावरण बचाने के लिए। जो बात 2009 कोपेनहेगन में थी कि $100 बिलियन का एक पैकेज बनेगा, विकासशील देशों के काम आएगा, वो 2020 तक कुछ नहीं हुआ। अब 2023 में तो काम शुरू होगा, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर कहती है। इसमें $60 बिलियन होंगे क्लीन एनर्जी के लिए, $30 बिलियन होंगे विंड, सोलर, कार्बन कैप्चर के लिए, $369 बिलियन होंगे निजी निवेश के लिए। ये खबर मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा, खबर मैं आगे बता रहा हूं। भारत में 70% बिजली का उत्पादन अभी भी कोयले से होता है, और ये खबर कहती है कि सोलर और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने कभी खुद निर्माण में दिमाग नहीं लगाया, कोई R&D नहीं की, कुछ अपने लोगों को स्टार्टअप या ये सब कुछ नहीं हुआ। चीन, यूरोप और USA का इसमें दबदबा है। अब सरकार ने क्या किया है कि कंपनियों को सोलर फोटोवोल्टिक वोल्टिक क्षेत्र में उत्पादन की मंजूरी नहीं दी है भारत सरकार ने। 40% कस्टम ड्यूटी लगा दी है, सोलर सेल पर 25% एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। तो फिर ऐसे कैसे होगा, क्लीन एनर्जी का क्या होगा फिर? मुझे नहीं मालूम इस खबर में कितनी सच्चाई है, मैं आपको बता दूंगी। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, मैं बिना कोल इज कूल थैंक्स टू बाइडेन, अरिजीत बर्मन का एक आर्टिकल छपा है। खैर मुझे और ज्यादा बोलना चाहता था लेकिन टाइम नहीं है, तो हाँ एक चीज और जाते जाते, पराली, हर साल पराली की बात होती है। मैं भी गया स्टोरी करने, मैंने किसानों से पूछा तो मुझे जो किसानों ने बताया, उन्होंने कहा साहब हम क्या करें, 2 फसलों के बीच का टाइम कम हो गया, और ये सरकार ने किया। पहले हमें 15 दिन एक्स्ट्रा मिलते थे, अब क्या सरकार ने कह दिया कि इस तारीख से बुआई शुरू नहीं की तो आपको शायद पानी नहीं मिलेगा, या कुछ इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। तो कह रहे साहब 15 दिन 20 दिन हमें एक्स्ट्रा दे दो, जैसा हम पहले हुआ करता था, हमारे पास वक्त मिल जाएगा, हम पराली नहीं जलाएंगे। सिंपल सॉल्यूशन है इसका, तो हम इस तरफ क्यों नहीं सोचते? बाकी जाते जाते यही कहूंगा कि झाड़ू से शहर साफ नहीं होता, यह बात ध्यान रखनी चाहिए। थैंक यू विद्रोही जी। आई होप आप बिश्नोई कम्युनिटी के ऊपर स्टोरीज करते रहें, और ये हमारा जो फोरम है, जो आज हमने ये मुहिम शुरू करी है, उसमें हमें आपका साथ मिलता रहे। मैं आगे बुलाना चाहूँगी माय ओनली एंड एस्टीम्ड वुमेन पैनलिस्ट कैप्टन मंजू मिनास। विद्रोही जी ने बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात कही कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी इट्स नॉट माई प्रॉब्लम एक फ्रेज है जो बहुत यूज़ करते हैं हम, कि अच्छा ये हो रहा है, नॉट माई प्रॉब्लम। तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्पाइट कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, डिस्पाइट कि कम्युनिटी को क्या करना चाहिए, पर हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, उसकी एक्सपर्ट हैं आज हमारे साथ कैप्टन मंजू मिनास, जो वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत एक्सीलेंट काम कर रही हैं, ऑन द ग्राउंड काम कर रही हैं, सेंसिटाइजेशन का, एडवोकेसी का, टेक्नोलॉजी को वेस्ट मैनेजमेंट पे लेके आने का। और आई वुड लाइक टू इनवाइट मंजू हियर टू प्लीज शेयर हर एक्सपीरियंसेस विद अस, और आगे हम बिश्नोई कम्युनिटी के थ्रू कैसे इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं।
Can I have my PPT here? आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और थैंक यू पल्लवी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। पर मैं बिश्नोई समाज से तो नहीं हूँ, पर जो आप लोगों की अभी मैं बात सुन रही हूँ, जो संस्कार सुन रही हूँ, उनसे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा बताऊंगी मैं आपको, बहुत आई थिंक लंच टाइम हो रहा है, सबको पुकार रहा है शायद लंच, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। थैंक यू। तो थोड़ा टाइम लेके आपको थोड़ा अपना काम के बारे में बताना चाहूँगी। मैं सिविल इंजीनियर हूँ बेसिकली, और स्टार्टिंग में, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में किया है। आफ्टर बीटेक आई जॉइंड इंडियन आर्मी इन कोर ऑफ इंजीनियर्स एंड सर्व्ड इन द आर्मी। एंड उसके बाद मेरे को मौका मिला इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में एमटेक करने का, और उस समय मैं जोधपुर में थी, तो मुझे मौका मिला जोधपुर में लगभग 2.5 साल रहने का। तो मुझे थोड़ा सा कल्चर और कॉन्टैक्ट और जो रीति रिवाज हैं जोधपुर के, राजस्थान के, वो थोड़ा जानने को मिले। माउंट आबू काफ़ी मुझे अच्छा लगा वहाँ पे, इतना अच्छा लगा मैं आपको बताती हूँ कि छोटा सा हमने एक प्लॉट लिया वहाँ पे, मेरे हस्बैंड और मैंने, कि अगर हम रिटायर हुए तो हमें जोधपुर के लोग बहुत अच्छा लगा स्वभाव। पंजाब, हरियाणा, यूपी में तो आपने देखा होगा थोड़ा अलग ही स्वभाव रहता है, तो वो बहुत अच्छा लगा हमें, और हमने वो लिया कि हम अगर रिटायर होके यहाँ रहना चाहें। बहुत ही अच्छा लगा वहाँ, सब साफ सुथरा, सीधे साधे, और बातचीत का तरीका जो है, तो उससे बहुत प्रभावित हुए। आगे इन्वायरमेंट को लेके जब काम करना शुरू किया, मैंने 6 साल लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया, और उसके बाद मुझे लगा कि जो हम प्रोजेक्ट्स करते थे उससे लगा कि हम पढ़ाते पढ़ाते ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, ग्राउंड पे कुछ नहीं हो पा रहा है। 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन का ऐलान हुआ, आज के दिन में आप देखते हैं तो 33,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस मिशन पे खर्च हुआ है। बहुत ही एक एग्रेसिव मिशन है, जैसे आप लोगों ने सब सुना होगा कि स्वच्छ भारत मिशन, और हर म्यूनिसिपैलिटी, हर शहर बहुत बढ़ चढ़ के पार्ट ले रहा है। बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। ओपन डेफिकेशन, जो महात्मा गांधी ने कहा कि हाँ, हमारे बाहर के देश हमें नीचा क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें बड़ा अच्छा लगता है, अब्रॉड जाते हैं हम, बड़ा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि बड़ा, हम कहते हैं बड़ा साफ है, बट इंडिया आते हैं तो कहते हैं कि वो मज़ा नहीं आ रहा। तो जैसा पल्लवी ने भी कहा, बहुत सारे हमारे स्पीकर्स ने भी कहा, ये निम्बी इफेक्ट है, नॉट इन माय बैकयार्ड। हम रोज़ सुबह कचरा जनरेट करते हैं और फिर वो कहते हैं कि कहीं पे जाकर डाल दीजिए, मेरे बैकयार्ड में नहीं होना चाहिए, और हम सोचते हैं वो जादू से कुछ हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें पता है कि हमारे सारे शहर, इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड, एक वेस्ट को लेके बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। किसी भी म्यूनिसिपैलिटी से, मैं स्वच्छ भारत मिशन से जुड़ी हूँ, कोई कितनी हाई रैंकिंग पे भी जो शहर हैं उनके साथ भी काम किया है, म्यूनिसिपैलिटीज़ के साथ भी, कोई भी इसको लेके संभाल नहीं पा रहा है। इतनी टेक्नोलॉजी, इतना फंड्स होने के बावजूद, उसकी वजह ये है कि ये हर सिटीजन से जुड़ा हुआ एक चीज़ है, क्योंकि हम सब रोज़ कचरा बनाते हैं। लगभग हर भारतीय 400 से 600 ग्राम रोज़ कचरा बनाता है, और वो हम सब मिला के हम फेंक देते हैं। आज यहाँ कंजर्वेशन की जब बात होती है, वाइल्ड लाइफ की बात होती है, जब हम सुबह हम सोचते हैं हम बहुत सफाई से रहेंगे, हम एक पॉलीथीन में बांध के, ताकि ये फैले नहीं, रोज़ वो कचरा फेंक देते हैं, अपने कचरे वाले को भी दे देते हैं। अब आपको छोटा सा एक चीज़ बताती हूँ कि हमारे बिहेवियर कहाँ तक जाते हैं, हमारे कर्मों का असर कहाँ तक जाता है। ये छोटा सा चीज़ कि हमने रोज़ कचरा किया इकट्ठा, एक पॉलीथीन में बांधा, और कचरे वाले को बड़े आराम से रिस्पॉन्सिबली दे दिया, और हम कहते हैं वो गाड़ी में चला गया, कहीं चला गया, हमने अपना काम ठीक से किया। अब वो कचरे का जो पॉलीथीन है, या तो वो रोड की साइड पे जाता है, जिसको गायें लगातार खाती हैं। इंडिया में ऐसा डेटा है कि हर साल 1000 गायें
आपके जो पॉलीथीन में बंधा हुआ कचरा है उसको खा के मर जाती हैं, क्योंकि उनके इंटेस्टाइन में 35 से लेके 40 किलो तक पॉलीथीन इकट्ठा हो जाता है। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक तरीके से गाय मरती हैं, क्योंकि उनका पूरा इंटेस्टाइन चोक हो जाता है। तो हम एक तरह से गौ हत्या में जब हम पॉलीथीन का ये लेके जाते हैं कचरा देने के लिए, तो हम रोज़ सुबह ध्यान रखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। पर अगर कुछ शहर हैं जिनमें रोड साइड पे कचरा नहीं जाता, सीधा लैंडफिल पे जाता है, तब क्या होता है? तो तब भी ऐसा नहीं है कि ये चला गया। अब मैं आपको एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो दिखाना ये मेरा संस्था का नाम सिफर जाया है। सिफर यानी कि जीरो एंड जाया मतलब वेस्ट। तो हम जीरो वेस्ट पे ज़्यादा काम करते हैं। और ये वेस्ट को लेके हम आज इतनी बात क्यों कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, उसको देखे एक छोटा सा वीडियो है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश जिसे कुदरत ने बेइंतहा खूबसूरती बख्शी है, लेकिन इसी खूबसूरत हिंदुस्तान में दूसरी ओर एक भयानक तबाही मची हुई है। बैंगलोर हो या हैदराबाद, मुंबई हो या दिल्ली या चेन्नई या कोलकाता, पूना हो या विशाखापट्टनम, हर बड़े शहर के आसपास कचरे के दैत्याकार पहाड़ उग चुके हैं। ये वही कूड़ा कचरा है जो हमारे घरों से हर रोज छोटी छोटी मात्रा में निकलता है और जिसे हम लापरवाही से कहीं भी फेंक देते हैं। शहरी विकास मंत्रालय के अनुसार देश के शहरों में जो कचरा हर रोज पैदा हो रहा है उसकी मात्रा है 1,60,000 मीट्रिक टन, यानी कि 16 करोड़ किलो कचरा हर रोज। इस कचरे में तरह तरह का सामान होता है, फलों सब्जियों के छिलके, बासी खाना, टूटा हुआ कांच, कागज, प्लास्टिक, इंजेक्शन और सुइयां, पुरानी या खराब हो चुकी दवाएं, केमिकल्स, रबर का सामान, बैटरीज और न जाने क्या क्या। हमारे शहरों की म्युनिसिपैलिटियां इस कचरे को उठाकर ऐसी जगहों पर ले जाकर पटक देती हैं जिन्हें लैंडफिल साइट्स या डंपिंग ग्राउंड कहा जाता है। ये डंपिंग ग्राउंड कभी शहर के भीतर ही होते हैं और कभी शहर से जुड़े ग्रामीण इलाकों में। देश में इस वक्त हजारों एकड़ जमीन पर ये डंपिंग ग्राउंड्स फैले हुए हैं, जहां बढ़ते बढ़ते ये कचरे के पहाड़ 80 से 100 फुट ऊंचे हो चुके हैं। पर नई जगह की कमी के चलते म्युनिसिपैलिटियां इनकी ऊंचाई और बढ़ाना चाहती हैं। हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि इनकी ऊंचाई बढ़ाने से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी की अनुमति भी लेनी पड़ रही है। जिन इलाकों में ये काम हो रहा है वहां के लोगों के जीवन और पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस कचरे से जहां एक ओर ऐसी जहरीली गैसेस निकल रही हैं जिससे ये आग पकड़ लेता है, वहीं दूसरी ओर इस कचरे के सड़ने गलने से एक जहरीला पानी भी निकल रहा है जिसे लीचेट कहा जाता है, जो आसपास के इलाकों में जमीनी पानी और खेती को बर्बाद कर रहा है। इसका असर उन इलाकों को तो बुरी तरह प्रभावित कर ही रहा है जहां ये तबाही मचाई जा रही है, पर साथ ही साथ ये अन्न, पानी और हवा के जरिए धीरे धीरे शहरों तक वापस आ रहा है। If you want to destroy all the rural areas, just you will die. First we will die, next you will. So this is just a small clip which मैं चाहती हूँ कि आप इसे ध्यान में रखें, आप इसे अपने साथ लेके जाएं। ये निम्बी इफेक्ट है, नॉट इन माई बैकयार्ड, पर ये कहीं जा नहीं रहा है। ये हवा, पानी और सब तरह से और हमारी फसलों में आकर सब तरह से ये हमारे पास वापस आ रहे हैं। आपने देखा होगा कैंसर के केसेस इतने ज़्यादा क्यों बढ़ गए हैं, क्योंकि ये जो लीचेट है इसमें बहुत हैवी मेटल्स होते हैं, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, तो ये सब हमारे खाने पीने में सब वापस आ रहा है। तो जहाँ एक अभी बात हुई थी कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, पॉल्यूशन हो रहा है तो होने दीजिए, हमारी फैमिली को सीधा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हवा जो है वो अमीर गरीब नहीं देख रही है, पानी जो है वो ज़मीन से अमीर गरीब नहीं देख रहा है। तो आज एक चीज़ तो ये है कि हमें पता है कि ये इन्वायरमेंट से हम सबको असर होने वाला है। जहाँ कोई फैमिली सुनने में आता था किसी को कैंसर है, वहाँ आप देखेंगे आज हर फैमिली, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मेरी फैमिली को इन्वॉल्व, कोई ना कोई ऐसा है जो कैंसर से पीड़ित है। तो हमें अपने हाथ में ये चीज़ लेनी है। अब एज अ समाज, विष्णुई समाज जैसे यहाँ पे आज है, एक बहुत ही अच्छी सोच लेके इन्वायरमेंट को लेके काम हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम अपने कचरे को अलग अलग करें, गीला सूखा अलग करें। इसको एक मुहिम बना लें कि हम गीला और सूखा कचरा अलग करेंगे,
क्योंकि जब ये मिल जाता है तो इसकी रिसाइकलिंग होना असंभव है। आप में सब ने शायद किचन में कभी ना कभी काम किया होगा। आज के दिन में आपको कह दूंगा, आपको किचन में एक ही डब्बा मिलेगा, आप उसी में सारा राशन डाल लीजिए और खाना बना लीजिए। आप बना पाएंगे क्या? चाय भी नहीं बना पाएंगे। तो आप गवर्नमेंट से कैसे उम्मीद करते हैं कि आप सारा कचरा, हजारों चीजें मिला के दे देंगे और गवर्नमेंट उसको रिसाइकल करवा देगी? पॉसिबल नहीं है। जापान में लीजिए, अंबिकापुर में लीजिए, मैसूर में लीजिए, जो भी शहर, जो भी देश अच्छा काम कर रहा है, वहाँ एक चीज जो है नागरिकों ने की है, सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट सोर्स। तो आज मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने कल्चर में जो ये सेग्रीगेशन ऑफ सोर्स एट सोर्स, पहले गांव में ऐसा ही होता था, आप लोग जो बैठे हैं गांव से, कि गीला कुछ कचरा सीधा गाय वाय को दे देते थे, कैटल को दे देते थे, और सूखा कचरा तो होता ही बहुत कम था, प्लास्टिक ज्यादा यूज ही नहीं किया जाता था। तो गीला कचरा अपने सोर्स पे इसको कंपोस्ट करें या इसको इस्तेमाल करें, और सूखा कचरा जो है आराम से फिर रिसाइकिल होके एक रेवेन्यू जनरेट करेगा। ये वेस्ट जो है, ये एक प्रॉब्लम जो है वो आपके लिए एक तरह का म्यूनिसिपैलिटीज और सिटीज के लिए हमने देखा है कि ये एक रेवेन्यू जनरेट करता है, क्योंकि रिसाइकलिंग से लाइवलीहुड जनरेट होता है और रिसाइकलिंग से आपको एक अच्छी इनकम, लाइवलीहुड लोगों को मिलती है। तो इसके बारे में भी आप जरूर सोचें और इसको थोड़ा आगे ले जाएं। जैसे सर ने कहा कि सस्टेनेबिलिटी कैसे आती है, सस्टेनेबिलिटी तब भी आएगी जब आप रिसाइकल्ड प्रोडक्ट को भी यूज करें। अगर आपने रिसाइकिल करना शुरू कर दिया बट आप प्रोडक्ट यूज करने से कहते हैं हम नहीं करेंगे, तो आपकी सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी। अपनी लाइफ में रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स को भी यूज करें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। प्लास्टिक को कम से कम यूज करना, जैसे बात हुई लॉन्ग टर्म, जो लंबे समय तक चलने वाली चीजें हैं उसको यूज करना। हर टाइम जब सेल लग जाए तो ऐसे नहीं कि सेल लग गई तो सब खरीद लो, या नया मॉडल आया तो सब खरीद लो, नहीं, आपको जितनी जरूरत है उतना करिए, तो उससे आपको भी राहत मिलेगी। स्ट्रेस को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, स्ट्रेस कम हो जाएगा और आपको अपने लिए समय मिलेगा। तो हर तरह से जो हमारी जो कल्चर था वो एक तरह से एक बहुत ही सस्टेनेबल कल्चर था। हमें उसी की तरफ थोड़ा सोचते हुए वापस जाएंगे तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जैसे यहाँ बात हो रही थी कि अमेरिका में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी, यही बात हो रही थी कि इंडियंस कैसे सस्टेनेबल बने। तो हमने कहा कि आप जो इतना ज्यादा नॉनवेज खाने वाली कंट्रीज हैं जिसका कार्बन फुटप्रिंट इतना ज्यादा है, वो इंडिया को क्या सिखाएंगे कि कैसे सस्टेनेबल हो। तो हमारे तो कल्चर में ही है। तो विद दैट एंड रिक्वेस्ट कि आप वेस्ट को लेके भी थोड़ा सोचें और अपनी कल्चर में उसको वापस लें, ऐसी मैं आशा करती हूँ। विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ चांस टू स्पीक टू यू। थैंक यू। थैंक यू मंजू, हमारे साथ ये एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। हमारे समाज में खम्बूराम जी वेस्ट मैनेजमेंट को लेके, वेस्ट एग्रीगेशन को लेके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं लंच का टाइम हो रहा है तो मैं जल्दी से रिक्वेस्ट करूँगी खम्बूराम जी से कि हमारे पैनलिस्ट को सम्मानित करें यहाँ आके। अपनी आज की सभा में भी हमने ये कोशिश करी है कि हम कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें। हमने कोशिश करी थी कि हम बॉटल्स की जगह ग्लासेस दें, जो शायद यहाँ मैनेजमेंट में हो नहीं पाया, पर हम अगली बार ज़रूर ध्यान रखेंगे कि पहले से उसका कुछ करें। और जितने हमने गिफ्ट्स दिए हैं पैनलिस्ट को, जितना भी सामान यूज़ किया है सब बायोडिग्रेडेबल है, हैंडमेड है, बिश्नोई कम्युनिटी के बच्चों के बनाया हुआ है। तो आप लोग इन एफर्ट्स को सपोर्ट करें। हाँ जी, पूरी दुनिया जो है वो राजस्थान में शादी करने के लिए आती है, बहुत फेमस है इंडियन पार्ट। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि
अब हम छोटा सा आधे घंटे का, क्योंकि हम थोड़ा डिलेड हैं, तो आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, लंच ख़त्म करके वापस यहीं इसी हॉल में मिलते हैं। लंच ऊपर इसी के ऊपर हॉल में ऑर्गेनाइज़ किया गया है सारे गेस्ट्स के लिए। प्लीज़ जॉइन अस फॉर लंच। थैंक यू।